डॉक्टर चिराग और डॉक्टर प्राची दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कार्यरत थे। दोनों ने एम्स से ही एमडी और एमएस की डिग्री हासिल की थी। अध्ययन के दौरान ही दोनों एक दूसरे के निकट आए और अंततः विवाह का फैसला कर लिया। विवाह के 2 वर्ष बाद उनके घर लक्ष्मी के रूप में साक्षी ने जन्म लिया, जिसे प्यार से वह लोग टुक टुक कह के पुकारते थे। सब कुछ बड़ा अच्छा था, पर दोनों को अखड़ता था तो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी, शोर शराबा और असहनीय प्रदूषण। दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे। उनका मन दिल्ली से कहीं दूर भाग जाने का करता था, जहाँ शांति, स्वच्छ वातावरण और हरियाली हो। चाहे वहाँ आमदनी कुछ कम हो तो कोई बात नहीं। एक दिन प्राची ने खुश होते हुए डॉक्टर चिराग को बताया कि उत्तराखंड में रानीखेत के पास माना गांव में एम्स की तर्ज पर मेहता फाउंडेशन ने एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण किया है। वहाँ डॉक्टर्स की सख्त मांग है। अगर तुम कहो तो मैं अपना और तुम्हारा नाम वहाँ जाने के लिए भेज दूँ। डॉक्टर चिराग ने कहा, प्रस्ताव तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बार हम लोगों को चलकर वहाँ का निरीक्षण कर लेना चाहिए। इसके 2 लाभ होंगे। एक तो हमारी पिकनिक हो जाएगी, दूसरे वहाँ का वातावरण कैसा है, अस्पताल जहाँ हमें काम करना है वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं, आबोहवा कैसी है, कैसी जगह है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो बना लो प्रोग्राम। इस शनिवार को चलते हैं, सोमवार की छुट्टी ले लेते हैं, देख आएंगे माना गाँव को भी। अगले ही दिन उन्होंने रानीखेत माना गांव जाने की तैयारी कर ली। शनिवार के लिए एक सफारी गाड़ी बुक कर ली। रानीखेत बहुत अच्छा हिल स्टेशन तो है ही, वहाँ से माना गांव 12 किलोमीटर की दूरी पर था। रानीखेत से माना गांव तक का रास्ता हरे भरे पेड़ों से आच्छादित था। चारों ओर प्रकृति की अनुपम छटा फैली हुई थी। माना गांव से 3 किलोमीटर पहले मन मोह लेने वाला एक दृश्य था। बड़ी ऊंचाई से एक झरना नीचे की ओर बह रहा था। डॉक्टर चिराग ने वहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकवाई और जाकर झरने का मनोरम दृश्य देखा। दोनों ओर पहाड़ थे और बीच में झरना बह रहा था और नीचे शिलाओं पर गिरकर एक अद्भुत जल तरंग की धुन बजा रहा था। झरना 100-150 फीट नीचे आकर गिर रहा था और तेजी से बहता हुआ किसी नदी में अपने अस्तित्व को खो देना चाहता था। डॉक्टर प्राची को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि एक बार गिरने के बाद आदमी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। लगता था वहाँ उनसे पहले भी कुछ लोगों ने पिकनिक मनाई थी, क्योंकि वहाँ कोल्ड ड्रिंक, बियर, डिस्टिल वाटर और चिप्स वगैरह के रैपर पड़े हुए थे। डॉक्टर प्राची ने कहा, अगर इस जगह को थोड़ा डेवलप किया जाए तो यह जगह मसूरी की कैंपटी फॉल जैसी ही बन सकती है। प्रकृति का अवलोकन करते हुए वह दोनों अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल बिल्कुल नया और आलीशान बना हुआ था। चमचमाते हुए फर्श, डॉक्टर्स के शानदार केबिन। डॉक्टर नारायण अस्पताल के सीईओ थे। वही अस्पताल की देखरेख करते थे। डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना, उनके काम को देखना, डॉक्टर की सारी सुविधाओं का ध्यान रखना उनका काम था। जब उन्हें पता चला डॉक्टर चिराग फिजिशियन और प्राची सर्जन हैं और कुशलता के कारण उन लोगों ने एक अलग ही मुकाम बना रखा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि वहाँ पर अगर कमी थी तो केवल कुशल फिजिशियन और एक सर्जन की है। उन्होंने इन दोनों की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो चाहते थे कि किसी भी तरह डॉक्टर दंपति उनके अस्पताल को ज्वाइन कर ले। उन्होंने बताया, हमारे अस्पताल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर आप लोग ये हमें ज्वाइन कर लेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अस्पताल इस इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नंबर 1 अस्पताल हो सकता है। डॉक्टर चिराग ने कहा, लेकिन सुना है अभी यहाँ डॉक्टर के रहने की सुविधा नहीं है। डॉक्टर नारायण ने बताया, जी आपने सही सुना है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर्स के बहुत सुंदर 4 BHK अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 1.5-2 वर्ष तो लग ही जाएंगे। यहाँ पर कुछ स्टाफ तो आसपास ही रहता है,
यहाँ अंग्रेज़ों के समय के बने हुए सुंदर सुंदर घर हैं, जिनमें स्टाफ और यहाँ के कुछ डॉक्टर्स रहते हैं। कुछ ने मकान खरीद भी लिए हैं, क्योंकि बड़े शहरों की अपेक्षाकृत ये मकान बहुत सस्ते हैं। वो देखिए, मकानों के बीचों बीच जो विशाल सा बंगला बना हुआ है, इसमें कभी अंग्रेज़ों के बड़े अधिकारी आकर रुकते थे। बंगला इतना शानदार है कि आपका मन मोह लेगा। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। इसका मालिक पेरिस में रहता है और वो इस बंगले को किराए पर नहीं देना चाहता, बेचना चाहता है। ऐसे बंगले दिल्ली में 20 करोड़ से कम के नहीं मिलेंगे, लेकिन वो इसे केवल 2 करोड़ में बेच देना चाहता है। डॉक्टर प्राची ने पूछा, क्या हम लोग इस बंगले को अंदर से देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस बंगले के मालिक अमन सर ने इसके देख रेख और रख रखाव की जिम्मेदारी मुझे ही सौंप रखी है। बंगले को देखकर प्राची अभिभूत हो गई। उसे लगा जैसे वो किसी स्वप्न महल में खड़ी है। बड़े बड़े विशाल कमरे, बड़ा सा ड्राइंग रूम, सभी कमरों में सूर्य का प्रकाश और हवा आने की समुचित व्यवस्था थी। बंगले के बाहर काफ़ी विशाल सा गार्डन था, जिसे किचन गार्डन और फुलवारी लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। प्राची ने पूछा, सर ये बताइए, इस कॉलोनी के बाहर घने तारों की बाड़ क्यों लगाई गई है? तारों के पार घना जंगल है। जंगल में शेर चीते तो नहीं, लेकिन भेड़िए, लकड़बग्घा, खरगोश, हिरण और जंगली कुत्ते घूमते रहते हैं। इन तारों को लगा होने से वह कॉलोनी के अंदर किसी बच्चे को या इंसान को हानि नहीं पहुंचा पाते। किसी डर की बात तो नहीं है यहाँ? हरगिज़ नहीं। आज से 20 साल पहले एक भेड़िए ने यहाँ खेल रहे एक बच्चे को हानि पहुँचाई थी। उसके बाद ये तार लगा दिए गए। फिर आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सर एक बात और बताइए, मिस्टर मेहता को इस शहर से 12 किलोमीटर दूर इस अस्पताल को बनाने की क्या व्यवस्था थी? दरअसल रानीखेत में इतनी जगह अस्पताल बनवाने के लिए मिल ही नहीं सकती। ज़मीन यहाँ उपलब्ध हुई। उद्योगपति मेहता जी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी का देहांत मेडिकल सुविधाएं न मिलने के कारण रानीखेत में हो गया था। तभी उन्होंने निश्चय कर लिया था कि एक ऐसा अस्पताल इस इलाके को देंगे जिसमें सारी सुविधाएं हों। मृत्यु से पहले उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया, मेहता फाउंडेशन, जिससे यहाँ के मरीजों का उपचार लगभग मुफ्त होता है। मैं नारायण मेहता उनका बेटा हूँ और मैं एक बच्चे की तरह इस अस्पताल का ख्याल रखता हूँ। प्राची के मन में यहाँ का रमणीक वातावरण, अस्पताल की भव्यता और विशेष रूप से वो बंगला इतना भा गया था कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ आने के सपने देखने लगी। डॉक्टर प्राची दिल्ली पहुँचने तक डॉक्टर चिराग को जल्दी से जल्दी दिल्ली की नौकरी छोड़कर यहाँ आने के लिए प्रेरित करती रही। देखो प्राची, ये बंगला हमारी पहुँच में तो है। मकान जो हमारा है वो कम से कम 5 करोड़ में तो बिकेगा ही, लेकिन कोई निर्णय लेने से पहले हमें उस निर्णय के सभी पहलुओं को विचार कर लेना चाहिए। मेरे कुछ मित्र हैं जो हिल स्टेशन पर रहते हैं। वो बताते हैं कि हिल स्टेशन कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत सरल नहीं होता। कुछ भी हो, हमें एक बार तो पर्वतों पर जीवन का आनंद लेना ही चाहिए। और फिर हम कुछ खोने भी नहीं जा रहे हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर किसी अच्छे से शहर में नौकरी तलाश कर लेंगे। आफ्टर ऑल दोनों क्वालिफाइड हैं, नौकरी तो मिल ही जाएगी। अंत में दोनों ने यही निश्चय किया कि कुछ वर्षों के लिए रानीखेत माना गांव में ही नौकरी की जाएगी। दिल्ली के प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें 6 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और माना गांव की प्रॉपर्टी, वो बंगला, उन्हें नेगोशिएशन के बाद 1.5 करोड़ में ही मिल गया। डॉक्टर दंपति माना गांव आकर बहुत प्रसन्न थे। अस्पताल नया बना हुआ था। सभी इलाके वालों को पूरी तरह से अस्पताल की जानकारी भी नहीं थी। बहुत कम पेशेंट आते थे। एक बार एक बच्चा जिसके गले में एक सिक्का अटक गया था आया। उसके माँ बाप और रिश्तेदारों ने शोर मचाकर अस्पताल को सर पर उठा रखा था।
बच्चा लगातार चीख और रो रहा था और शोर मचा रहा था। डॉक्टर प्राची ने उन लोगों को डांटते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल शोर मत कीजिए, बाहर जाकर बैठिए। ये हम लोगों के लिए एक साधारण सा केस है। अभी 10 मिनट में गले में अटका सिक्का निकाल दिया जाएगा और ये बच्चा हंसता हुआ आप लोगों के साथ जाएगा। लेकिन आप लोग अगर इसी तरह शोर मचाते रहे तो मैं कुछ भी करने नहीं जा रही। इस बात का उन लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि अस्पताल में शोर होना बिल्कुल बंद हो गया। उस 4 साल के बच्चे को डॉक्टर प्राची ऑपरेशन थिएटर में ले गई और 5 मिनट में ही इंस्ट्रूमेंट की मदद से गले में अटके सिक्के को बाहर निकाल दिया। सिक्का निकलते ही बच्चा शांत हो गया। प्राची ने उसे एक लॉलीपॉप दी, जिसको चूसता हुआ वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। सारे पर्वतीय लोग प्रसन्न हो गए और डॉक्टर प्राची को दुआएं देने लगे। डॉक्टर पंत, जो कि इस अस्पताल में काम करते थे, ने अपनी लड़की की एंगेजमेंट सेरेमनी में स्टाफ और अस्पताल के सभी डॉक्टरों को इनवाइट किया था। डॉक्टर पंत रानीखेत में रहते थे। डॉक्टर चिराग, प्राची और टुक टुक तीनों फंक्शन अटेंड करने रानीखेत आ गए। तीनों ने, विशेषकर टुक टुक ने, पार्टी को बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि 3-4 महीने बाद टुक टुक ने कोई फंक्शन अटेंड किया था और इतनी सारी भीड़ देखी थी। 9 बजे के लगभग जब टुक टुक को नींद आने लगी तो चिराग और प्राची डॉक्टर पंत से इजाज़त लेकर वापस लौटने लगे। डॉक्टर प्राची ने कहा, सड़कें बिल्कुल सुनसान और खाली हैं इस समय, क्यों ना मैं थोड़ी कार चलाने की ही प्रैक्टिस कर लूँ। आइडिया तो बिल्कुल बुरा नहीं है, और वैसे भी तुम तो दिल्ली में कार चला लेती हो। यहाँ तो सड़कें भी बिल्कुल खाली हैं। कार धीरे चलाना और टर्न पर विशेष सावधानी बरतना। याद रहे, अभी तुम्हारा लर्निंग लाइसेंस भी नहीं बना है। मैं सब याद रखूँगी। लाओ चाबी मेरे हवाले कर दो। लो चाबी, अब तुम्हारे हवाले ये कार साथियों। टुक टुक को उन्होंने कार की पिछली सीट पर सुला दिया। प्राची परफेक्ट ड्राइवर की तरह ड्राइविंग कर रही थी। चिराग ने कहा, अरे यार, तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई, बस टर्न पर थोड़ी धीरे कर लिया करो। प्रशंसा सुनकर प्राची ने कहा, दिल्ली की भीड़ में तो मैं तीसरे गियर से आगे बढ़ती ही नहीं हूँ। लो, अब 5वां गियर डाल रही हूँ। यह कहकर प्राची ने 5वें गियर में गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। क्या कर रही हो प्राची? इतनी लिबर्टी में मत लो। देखो, बरसात होने लगी है, गाड़ी को तीसरे गियर में ही चलाओ। कार मोड़ पर स्लिप भी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरह बैलगाड़ी ही चलाती हूँ। ये कहकर प्राची ने गाड़ी की स्पीड बहुत कम कर दी। इतना भी धीरे नहीं चलाओ, नहीं तो कल शाम तक पहुंचेंगे घर। तुम भी अजीब हो चिराग, धीरे चलाती हूँ तो कहते हो तेज चलाओ, और तेज चलाती हूँ तो कहते हो धीरे चलाओ। भाई एक बात पर कायम रहो ना। बरसात बहुत तेज हो गई थी। झरने वाला पॉइंट आने ही वाला था। सुनसान सड़कों पर कार तेजी से फिसलती चली जा रही थी कि अचानक कार बहुत जोर से एक बाइक से जा टकराई। बाइक पर बैठा हुआ सवार नीचे गिर गया और बाइक तेजी से लुढ़कते हुए वाटरफॉल में जा गिरी। प्राची एकदम स्तब्ध रह गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। पीछे लेटी टुक टुक जाग गई और रोने लगी। डॉक्टर चिराग ने नीचे उतरकर बाइक सवार को देखा। डॉक्टर चिराग के भी होश उड़ गए, क्योंकि वह व्यक्ति मर चुका था। उसको हेड इंजरी हुई थी और 3-4 दांत भी टूट गए थे। डॉक्टर चिराग ने उसकी नब्ज देखी और उसे रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ नहीं बचा था। डॉक्टर चिराग काफ़ी भीग गए थे। वो आकर सीट पर बैठ गए। टुक टुक प्राची की गोद में बैठी थी और पूछ रही थी, मम्मा क्या कार खराब हो गई? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। प्राची ने कांपते स्वर में कहा। फिर चिराग से पूछा, क्या हुआ चिराग? वो मर गया है।
क्या? ये कैसे हो गया? अब क्या होगा चिराग? प्राची को अचानक एहसास हुआ ये सब बातें टुक टुक की जानकारी में नहीं होनी चाहिए। दहशत के कारण प्राची के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से टुक टुक को पीछे की सीट पर लेटा दिया। टुक टुक जो काफ़ी नींद में थी फिर से नींद के आगोश में समा गई। प्राची मन ही मन सोच रही थी कि ये उससे क्या हो गया। डॉक्टर का काम तो जीवन देने का है, लेकिन उसने जीवन छीन लिया। प्राची को डर था कि कहीं वो अचेतन ना हो जाए। उसने गहरी गहरी सांस ली, अपनी हिम्मत को बटोरा और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा चिराग उस व्यक्ति की लाश को झरने की ओर खींच रहा है। क्या क्या कर रही हो चिराग? चिराग ने प्राची को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्यों डर रही हो इतना? देखो, ये एक एक्सीडेंट है जो तुमने जानबूझकर नहीं किया है। इस व्यक्ति को टक्कर मारने की तुम्हारी कोई मंशा नहीं थी। बस डर है तो ये कि तुम्हारा लर्निंग लाइसेंस भी अभी तक नहीं बना है। इसलिए जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। पहली बात, कार तुम नहीं चला रही थी, मैं चला रहा था। इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लो। घबराओ नहीं, यह इलाका बिल्कुल वीरान है, यहाँ कोई आ जा नहीं रहा। मैं तो केवल एक चांस लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जाकर कार की हेडलाइट्स बंद कर दो और आकर मोबाइल की रोशनी मुझे दिखाओ। बेचारा मर तो चुका ही है, मैं इसे खाई में फेंक देना चाहता हूँ। फिर बाद में जो परिणाम होगा देखा जाएगा। बरसात और तेज हो गई थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी, जो वातावरण को और भी गंभीर बना रही थी। प्राची ने कार का गेट खोलकर हेडलाइट्स बंद कर दी। पीछे टुक टुक को देखा, वो गहरी नींद में सो गई थी। प्राची के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने जैसे ही मोबाइल की रोशनी उस व्यक्ति की लाश पर डाली, लाश का भयानक चेहरा देखकर प्राची की चीख निकल गई। वो पुनः नर्वस होकर कांपने लगी और चिराग से कहने लगी, ये मेरे से क्या हो गया चिराग? न जाने अब क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस तरह से तुम अगर नर्वस हुई और डरती रही तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये लाश बहुत ही भारी है, जरा इसे धकेलने में मेरी मदद करो। दोनों लाश को खिसकाते हुए झरने के मुहाने पर ले आए। प्राची, अब तुम जरा हट जाओ, मैं इसे धक्का दूंगा। जब प्राची हटने लगी तो उसकी साड़ी का पल्लू लाश के बटन में अटक गया। प्राची को लगा कि उस व्यक्ति में जान है और वो उसे अपनी ओर खींच रहा है। प्राची बुरी तरह से डर गए मारे चीखने लगी। प्राची ने मुड़कर देखा, उस लाश का भयानक चेहरा, बाहर निकली हुई आंखें प्राची को घूर रही थी। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। चिराग ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, होश में आओ प्राची, क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा पल्लू लाश के बटन में फंस गया है। तुम हटो यहाँ से, मुझे इसको नीचे फेंक लेने दो। इसके बाद चिराग ने उस लाश को धक्का दे दिया। लाश पत्थरों पर गिरती हुई धड़ाम से नीचे झरने के प्रवाह में पत्थरों पर जा गिरी। चिराग ने प्राची से कहा, जरा प्राची इधर मोबाइल की रोशनी डालना। लेकिन प्राची कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई थी। डरते हुए उसने कहा, चिराग, मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर शायद खाई में गिर गया है। ये क्या हो गया? अब जल्दी से जाकर कार से मेरा मोबाइल लेकर आओ। अपने मोबाइल से चिराग ने कई बार प्राची के मोबाइल पर रिंग की, लेकिन कोई रिंग सुनाई नहीं दे रही थी। अपने मोबाइल की रोशनी से खाई में उसने झांक कर भी देखा, लेकिन दूर दूर तक प्राची के मोबाइल का कोई आता पता नहीं था। अब कुछ हो भी नहीं सकता था। थक हार कर दोनों ने घर जाने का निश्चय किया।
घर आकर चिराग ने प्राची से कहा, किसी नौकर को मत जगाना, जाओ पाइप लेकर आओ। गाड़ी के बोनट पर उस व्यक्ति का खून लगा हुआ है, उसको धोना जरूरी है। गाड़ी में हल्का सा डेंट पड़ गया है, उसे भी 1-2 दिन में ठीक कराना पड़ेगा। तुम्हारे कपड़े भी बहुत भीग गए हैं, कपड़े बदल कर आना, नहीं तो ठंड लग जाएगी। चिराग ने भी अपने कपड़े उतार कर नाइट ड्रेस पहन ली। चिराग ने गाड़ी पर लगे सारे खून के धब्बे धो दिए और प्राची से कहा, तुम टुक को ले जाकर पलंग पर सुला दो, मैं गाड़ी को पोर्टिको में पार्क करके आता हूँ। सोने के कमरे में आकर चिराग ने प्राची से कहा, प्राची अब सो जाओ और बिल्कुल दुर्घटना का ख्याल अपने मन से निकाल दो। कुछ भी बात हो तो ये याद रखना कि गाड़ी में चला रहा था। रात में दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। इस दुर्घटना का विचार उनके मन को कुरेदता रहा। सुबह दूध वाले ने घंटी बजाई। प्राची ने चिराग को नहीं उठाया और स्वयं उठकर दूध लेने चली गई। प्राची अपने चेहरे पर आते हुए डर के भाव को हटा नहीं पा रही थी। दूध वाला बोला, मैडम, कल्ला झरने के पास एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटनाग्रस्त हो गया, शायद पिए हुए था, मोटरसाइकिल समेत खाई में जा गिरा। झरने के पास बहुत सी पुलिस आई हुई है और वो लोग मृत शरीर को खाई से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। घटना की खबर सुनते ही प्राची को वह दृश्य याद हो आया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके चेहरे पर आ रहे विषाद के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। उसके हाथ में लिए हुआ बर्तन चलनी टकराने से खन खन की आवाज़ करने लगा। दूध वाले ने पूछा, क्या हुआ मैडम, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। तभी चिराग आ गया। प्राची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है? जाओ जाकर आराम करो। बाद में चिराग ने काफ़ी देर तक प्राची को समझाया, प्राची भूल जाओ जो कल हुआ, अपने आप को संभालो प्राची। चिराग, ये मेरे बचपन का डर है जो मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। मेरी फ्रेंड से स्कूल के पास एक एक्सीडेंट हो गया था। वो रो रही थी, पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी। थाना पास ही था, हम लोग भी उसके पीछे पीछे थाने तक गए। वहाँ हमने देखा कैसे लेडी पुलिस उसके साथ मारपीट कर रही थी और उसे धमका रही थी। तभी से पुलिस से मुझे बहुत डर लगता है चिराग। लेकिन इस केस में तो तुम गाड़ी चला ही नहीं रही थी, मैं ड्राइव कर रहा था ना, और तुम मेरे साथ वाली सीट पर बैठी थी। बस जहाँ ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। नहीं चिराग, तुम्हें भी पुलिस वाले कुछ कहेंगे तो क्या मुझे बर्दाश्त होगा? बल्कि उल्टा मेरे दिमाग में ये हीन भावना रहेगी, गलती मैंने की है और सज़ा तुम भुगत रहे हो। तुम जो सोच रहे हो वह कभी नहीं होगा। गाड़ी मैं ही चला रही थी, जो भी होगा मैं भुगतूंगी, तुम नहीं। कुछ देर बाद अस्पताल से एक कर्मचारी ने आकर बताया, डॉक्टर साहब, अस्पताल में एक लाश आई है, उसका पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, हम लोग अभी आते हैं, चिराग ने प्राची से कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारी मनोदशा ठीक नहीं है, लाश का पोस्टमार्टम मैं कर दूंगा, तुम्हें बस थोड़ी देर वहाँ खड़ा होना होगा और बीइंग ए सर्जन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दस्तखत करने होंगे। चलो हिम्मत करो और तैयार हो जाओ। लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर चिराग ने ही किया। उसके पास डरी सहमी सी प्राची खड़ी रही। जब वो लोग बाहर निकलने लगे तो पुनः एक अप्रत्याशित घटना हुई। फिर किसी चीज़ में प्राची का आंचल अटक गया। वह सोचकर कि लाश का काम है, प्राची बड़ी जोर से चीखी। एकदम संभालते हुए डॉक्टर चिराग ने कहा, क्या मैम, आंचल फंसा स्ट्रेचर में और आपने समझा? बाहर पुलिस ने पूछा, क्या हो गया था मैडम को, चीखने की आवाज़ आई थी? कुछ नहीं इंस्पेक्टर, आफ्टर ऑल हैं तो लेडी ही। इंस्पेक्टर थपलियाल ने पूछा,
डॉक्टर साहब, क्या निकल कर आया पोस्टमार्टम में? मौत की क्या वजह है? इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये व्यक्ति शराब पिए हुए था। बरसात पड़ रही थी, लगता है इसकी बाइक स्लिप हो गई और ये बैलेंस खो बैठा और खाई में गिर गया। पोस्टमार्टम में हादसे की वजह ड्रिंक एंड ड्राइव अंकित किया गया। शाम को दोनों घर लौट आए। मेड ने खाना लगा दिया। चिराग मुंह हाथ धोकर खाना खाने बैठ गया और प्राची से कहा, तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, डिनर कर लेते हैं। प्राची ने मुंह धोकर शीशे की ओर देखा, जिसे देखते ही उसका दिल दहल गया। मिरर पर खून से लिखा था, मैं शराब नहीं पीता। प्राची बहुत बुरी तरह से घबरा गई और जोर जोर से चिराग को बुलाने लगी। चिराग बहुत तेजी से डाइनिंग टेबल से उठकर बाथरूम की तरफ भागा। क्या हुआ प्राची? लेकिन प्राची बोल नहीं पा रही थी और हाथ से मिरर की ओर इशारा कर रही थी। मिरर की ओर देखकर चिराग ने पूछा, क्या है प्राची, क्या बात है? प्राची ने अटकते हुए पुनः मिरर की ओर इशारा किया और कहा, वो देखो चिराग, वहाँ क्या लिखा है? चिराग ने दोबारा मिरर की ओर देखकर कहा, क्या लिखा है? कुछ भी तो नहीं लिखा। प्राची ने मुड़कर देखा, वहाँ वास्तव में कुछ नहीं लिखा था। प्राची चिराग के गले लगते हुए बोली, तुमने मिटाया है क्या कुछ यहाँ से? नहीं भाई, मैं क्यों मिटाता? क्या लिखा था? चिराग, वहाँ खून से लिखा था, मैं शराब नहीं पीता। पहली बात तो मिरर पर कुछ नहीं लिखा। वैसे तुम्हारे ख्याल से किसने लिखा होगा और किसने मिटा दिया होगा? प्लीज़ प्राची, मत सोचो उस बारे में। बेकार के ख्याल अपने मन में मत लाओ। रात को 10 बजे चिराग कंप्यूटर पर कोई फिल्म देख रहा था। प्राची सोने चली गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो दीवार को ताक रही थी। उसकी नज़र अब खिड़कियों पर पड़ी तो उसने देखा कोई बाहर खड़ा हुआ उसे ताक रहा है। प्राची एकदम से बिस्तर पर बैठ गई और उसने टॉर्च की रोशनी खिड़कियों पर डाली। वो साया वहाँ से हटकर दूसरी खिड़की से उसे देखने लगा। प्राची ने आंख मलकर पुनः खिड़की की ओर देखा। वो साया अब भी वहीं खड़ा था और धीरे धीरे शीशे पर नॉक कर रहा था। प्राची के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तेजी से भागी। वो चिराग के पास आई और बदहवास सी बोली, चिराग, चिराग, वहाँ खिड़की पर कोई है। वहाँ कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो मैं देखता हूँ। चिराग ने आकर देखा, वास्तव में एक साया खिड़की से उन्हें देख रहा था। चिराग काफ़ी डर गया था, लेकिन जब उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो वो साया तेजी से दूसरी ओर जाने लगा। चिराग ने तुरंत खिड़की खोलकर उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। कौन है? जी साहब, हम हैं बहादुर, यहाँ के चौकीदार। आपकी पोस्ट देने आए थे। मेन गेट बंद था, सोचा खिड़की से देख लें। अगर आप लोग जगे हुए हैं तो पोस्ट अभी दे दूं, नहीं तो सुबह देता साहब। चिराग ने अर्थ भरी नज़रों से डॉक्टर प्राची को देखा और कहा, जिसे आप पता नहीं क्या समझ रही थी, वो तो चौकीदार निकला। चलो छोड़ो इन बातों को, डरना छोड़ो और कल ही पूरे घर में पर्दे डलवा दो ताकि बहादुर ताका झाके बंद करे। अब तुम सो जाओ, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। नहीं चिराग, नहीं, कुछ दिनों तो तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। मुझे बहुत डर लगता है। यानी डॉक्टर साहिब और डर के झंझावत से अभी बाहर नहीं निकल पाई हैं? तुम चाहे जो समझो, पर चाह कर भी मैं उसकी शक्ल को भुला नहीं पा रही हूँ। जैसे ही मैं सोने को होती हूँ, उसकी भयानक शक्ल मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ देती है। दूसरे लगातार मुझे अपराध बोध भी सता रहा है। 4 दिन बाद इंस्पेक्टर थपलियाल का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, आज जब भी आपको मौका मिले
10 मिनट के लिए थाने आ जाइएगा और अपने साथ मैडम को लेकर आइएगा। हमें रानीखेत मार्केट कुछ काम से जाना है। जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग आ जाएंगे। हमें थाने की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है। रानीखेत आकर हम आपसे संपर्क कर लेंगे, चिराग ने कहा। ये इंस्पेक्टर हमें थाने में क्यों बुला रहा है? हादसे की जगह किसी आई विटनेस से मैं देख तो नहीं लिया? क्या वह हम पर शक कर रहा है? हो सकता है उसे मेरा मोबाइल मिल गया हो। अब कुछ भी बोलती हो। अरे भाई, वो कह रहा था डॉक्टर प्राची अपराध बोधग्रस्त है, स्टेटमेंट देना चाहती हैं, वही लेने के लिए वो बुला रहा है। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे ये तो निश्चित है कि बुला तो इसी केस के संबंध में रहा होगा, क्योंकि अभी हमने दूसरा बड़ा कारनामा किया ही कहाँ है। जब प्राची और चिराग थाने पहुँचे तो उन्होंने देखा इंस्पेक्टर थपलियाल बाहर ही खड़े थे। उनका स्वागत करते हुए कार पर एक निगाह डालकर बोले, अरे भाई, नई कार में डेंट डाल दिया। डॉक्टर प्राची नर्वस होने लगी और चिराग के पीछे खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर साहब, 1-2 दिन पहले कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया था। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन कार में डेंट अवश्य आ गया। कोई बात नहीं, हल्का सा डेंट है, आसानी से निकल जाएगा। आइए अंदर, ऑफिस में बैठकर बातें करते हैं। ऑफिस के रास्ते में हवालात में कुछ कैदी बंद थे। एक बैरक में 2 महिलाएं बंद थीं, जो किसी बात पर एक दूसरे की चोटी पकड़कर आपस में लड़ाई कर रही थी। चिराग ने प्राची के कान में कहा, देखा आपने जेल में क्या क्या होता है? इंस्पेक्टर ने पूछा, एक बात बताइए, क्या आप लोग डॉक्टर पंत के यहाँ फंक्शन में आए थे? डॉक्टर चिराग ने प्राची की ओर देखा, जो सचमुच घबराने लगी थी। घबरा तो चिराग भी रहा था। जी, हम दोनों अपनी बेटी श्वेता के साथ फंक्शन में आए थे। मैडम, आपकी बेटी कितने साल की है? जी, टुक 5 साल की है। और वो सेंट एंजल्स स्कूल में पढ़ती है ना? मेरा बेटा विक्की भी उसका क्लास फेलो है। आपकी बेटी का स्कूल में नाम श्वेता है और शायद घर पर उसे टुक टुक बुलाते हैं। दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। आपकी बेटी विक्की को बता रही थी कि पंत साहब के यहाँ फंक्शन से लौटते समय आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। प्राची के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसे फंसा देखकर चिराग ने कहा, हाँ, अभी बताया ना, गाड़ी से एक जंगली जानवर टकरा गया था। मुझे ये मालूम करना है कि आप दोनों में से गाड़ी कौन चला रहा था? इंस्पेक्टर ने एक कड़ी निगाह प्राची पर डालते हुए पूछा। इससे पहले कि प्राची कुछ बोल पाती, डॉक्टर चिराग ने बताया, इंस्पेक्टर, इन्हें तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। कार मैं चला रहा था। इंस्पेक्टर थपलियाल ने थोड़ा कड़ाई से कहा, लेकिन टुक टुक तो विक्की को बता रही थी कि कार मैडम चला रही थी। अरे टुक टुक को क्या पता, वो तो सिर्फ 5 साल की बच्ची है। कार दरअसल मैं ही चला रहा था। अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाए हो? हाँ, क्यों नहीं, लाइसेंस कार के डैशबोर्ड में है। चिराग प्राची को इंस्पेक्टर के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने प्राची से कहा, प्लीज प्राची, जाकर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ। ड्राइविंग लाइसेंस उलट पुलट कर देखने के बाद इंस्पेक्टर थपलियाल ने कहा, जल्दी ही रिन्यूअल करा लीजिएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने जा रहा है। ठीक है सर, करा लूँगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बस एक कप चाय पी लीजिए और मेरे अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। पंत साहब के फंक्शन से लौटने का समय और एक्सीडेंट का समय काफ़ी मेल खा रहा है। क्या आपने मृतक मिलन की दुर्घटना होते हुए देखी थी?
थोड़ा समय लेते हुए चिराग ने कहा, सर रात काफ़ी हो गई थी, तेज बारिश पड़ रही थी, हमें घर जाने की जल्दी थी। उस जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं रहा, न ध्यान दिया। मिलन के घर वाले बता रहे थे कि मिलन शराब बिल्कुल नहीं पीता था, लेकिन मैडम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि मिलन के आमाशय में शराब की अच्छी खासी मात्रा थी। प्राची कुछ बोलना ही चाहती थी, लेकिन तभी डॉक्टर चिराग ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, क्या आप अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाते हैं? जरूर छुपाते होंगे। हो सकता है कि मिलन ने अपनी पत्नी से यह बात छुपाई हो तो सकता है, लेकिन आप मैडम के सवालों का जवाब खुद क्यों दे रहे हैं? अरे उन्हें भी मौका दीजिए बोलने का। हाँ मैडम, क्या आप इस पर रोशनी डालेंगी? अपना साहस बटोरकर दृढ़ता के साथ इस बार प्राची ने स्वयं जवाब दिया, मुझे मेरा काम आता है इंस्पेक्टर साहब। पोस्टमार्टम में जो मैंने पाया वही लिखा है। ठीक है सर, मैंने आप लोगों का काफ़ी समय बर्बाद कर दिया, लेकिन भविष्य में भी इस केस के संबंध में अगर आप लोगों की आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं आपके पास आऊँगा या आपको थाने बुलाऊँगा। इंस्पेक्टर साहब, जब भी आपको हमारी आवश्यकता हो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम थाने आ जाएंगे। घर आकर मुंह हाथ धोकर प्राची मिरर को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें बरबस ही मिरर पर पड़ गईं और एक बार फिर 440 वोल्ट का झटका लगा। मिरर पर खून से लिखा था, नरक के दरवाजे तेरा इंतजार कर रहे हैं। प्राची फुर्ती से बाथरूम से निकल आई और जाकर चिराग से कहा, चिराग, एक बार फिर जाकर मिरर देख कर आओ। फिर तुम्हारा दिमाग चलने लगा? इस बार क्या लिखा है मिरर पर? जाओ खुद देख कर के आओ। चिराग ने जाकर देखा, मिरर पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसने आकर प्राची को कहा, वहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। प्राची ने तुरंत अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट चिराग को दिखाते हुए कहा, क्यों, ये नहीं लिखा क्या? क्या लिखा है प्राची? कुछ भी तो नहीं लिखा। तुम तो केवल मिरर की फ़ोटो लेकर आ गई हो। प्राची ने देखा, वास्तव में फ़ोटो में मिरर पर कुछ नहीं लिखा था। प्राची, हमें मेडिकल साइंस में एक टॉपिक पढ़ाया गया था, इंसोमेनिया और हेलुसिनेशन। तुमने भी अवश्य पढ़ा होगा। अगर कोई घटना हमारे दिलो दिमाग पर इतनी छा जाती है कि उसके सिवा हम कुछ देखना ही नहीं चाहते, तो हर जगह हमें ऐसा ही कन्फ्यूज़न मिलता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम उस दुर्घटना को भुला नहीं पा रही हो। ऐसा नहीं है चिराग, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक ओर पुलिस के तीखे सवाल और दूसरी ओर मिलन की मौत का दृश्य। उस चिराग, लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं उस घड़ी को कोस रही हूँ जब हमने दिल्ली को छोड़कर माना गांव आने का फैसला किया था। तुम मान नहीं रहे हो ना, लेकिन देख लेना, एक दिन निश्चित वह मुझसे प्रतिशोध लेगा। एक दिन चिराग की नाइट ड्यूटी थी। प्राची और टुक टुक टीवी देख रहे थे। टीवी देखते ही देखते अचानक उस पर एक हॉरर फिल्म आने लगी। प्राची ने तुरंत टुक टुक की ओर देखा और पूछा, बेटा, क्या तुमने चैनल चेंज किया है? नहीं तो मम्मी, रिमोट तो मुझसे काफ़ी दूर रखा है। प्राची ने तुरंत चैनल चेंज किया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में भूत प्रेत की डरावनी मूवी आने लगी। प्राची ने बार बार चैनल चेंज किया, लेकिन थोड़ी ही देर में चैनल अपने आप चेंज हो जाता था और उस पर भूत प्रेत की मूवी आने लगती थी। प्राची ने टीवी बंद कर दिया और टुक टुक से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद टुक टुक ने कहा, मम्मी, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। टुक टुक,
आज तुम्हारे डैडी नहीं है, तुम मेरे पास यहीं सो जाओ ना। प्राची को अकेले सोने से डर लग रहा था। टुक टुक थोड़ी देर बाद सो गई, लेकिन प्राची की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार चारों ओर देख रही थी। पर्दे अचानक हिलने लगे थे। प्राची की हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। प्राची ने बार बार पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा था। बस हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। बाहर से लकड़बग्गे और भेड़िए के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। प्राची आहिस्ता से बिस्तर से उतरी और जाकर कांपते हाथों से पर्दे खींच दिए। फिर जो उसने देखा वो उसके रक्तचाप को बढ़ा देने के लिए पर्याप्त था। अंगारे जैसी दहकती दो आंखें उसे घूर रही थीं। प्राची ने कांपते स्वर से कहा, खत्म करो ये कहानी, मार डालो मुझे। वो मैजिक एक्सीडेंट था जो तुम्हारी गलती से हुआ था। तुम्हारी बाइक की हेडलाइट्स जली हुई नहीं थी ना। नरक की आग में मैं तड़प रहा हूँ। शैतान बुला रहा है। मेरी रूह के बदले तेरी रूह। अमावस की रात। ये कहकर वो दो आंखें प्राची के निकट आती जा रही थी। अब प्राची को उसका भयानक सा मुंह, उसके टूटे हुए दो दांत नजर आने लगे थे। प्राची बेहोश होती जा रही थी। तभी टुक टुक जाग गई और प्राची को बिस्तर पर न पाकर रोने लगी। प्राची को डर लगा कि कहीं वो साया टुक टुक को कोई हानि ना पहुंचा दे। उसने पूरी शक्ति से अपनी चेतना को जगाया और तेजी से बिस्तर की ओर भागी और टुक टुक को अपनी गोदी में छुपा लिया। आंखें खोली तो उसने देखा साया वहाँ नहीं था। तभी एक जलते हुए हाथ ने प्राची का हाथ पकड़ लिया। एक विकृत भूत प्राची के सामने खड़ा था। प्राची की धमनियों में रक्त जम सा गया था। बच्चे को मुझे दे दे, ला दे दे, कहते हुए वो साया टुक टुक को अपनी ओर खींचने लगा। प्राची ने टुक टुक को अपने कलेजे से खींच लिया। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो प्राची, मैं हूं चिराग। प्राची को जैसे जान में जान आई। वो गेट की ओर भागी, फिर एकदम से रुककर टुक टुक को गोदी में लेकर दरवाजे की ओर दौड़ी और एकदम से दरवाजा खोलकर चिराग के गले लग गई। उसने ये भी नहीं देखा कि चिराग के साथ डॉक्टर नारायण भी आए हैं। फिर थोड़ा झेपते हुए प्राची ने डॉक्टर नारायण को नमस्ते की और कहने लगी, आइए बैठिए डॉक्टर नारायण। डॉक्टर नारायण ने कहा, नहीं भाभी, मैं बैठने नहीं आया। आप काफ़ी दिनों से कह रही थी कि स्टोर बंद है और आपको बेकार का सामान रखने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने अमर सर से बात की और उन्होंने क्लीन चिट देते हुए कहा, स्टोर में बेकार का सामान पड़ा है, उसे डिस्पोज ऑफ कर दें और स्टोर का खाली पोजीशन दे दें। इसलिए मैं आज आपको ये चाबी देने आया था। थैंक यू सर। मैं आज ही होम सर्वेंट के आने पर स्टोर रूम को खाली करा दूंगी और स्टोर की सफाई भी करा दूंगी। डॉक्टर नारायण के जाने के बाद चिराग ने प्राची से पूछा, और सुनाओ, कैसे कटी तुम्हारी रात? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि रात भर तुम सोई नहीं हो। तुम्हें इस सबसे क्या मतलब? तुम तो यही कहोगे मेरे मन का वहम। आजकल जो मेरे साथ घट रहा है वह तो मैं ही जानती हूँ या मेरा दिल। प्राची के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे सोफे पर बैठाकर चिराग ने आत्मीयता से कहा, ऐसा क्यों कहती हो प्राची? तुम्हारे हर दर्द में मैं शामिल हूँ। तुम्हें जरा भी दुख हो, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है उसके विषय में सोचकर तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं चिराग?
पल पल जो मेरे साथ घट रहा है। आज तो प्रत्यक्ष वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह मुझे डरा रहा है, मुझे खत्म कर देना चाहता है। अमावस की काली रात को वह मुझे खत्म ही कर देगा। और फिर जब तुम अकेले रह जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा मेरी सच्चाई का। प्राची की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या तुम्हें अभी भी मेरी बातें झूठी लग रही हैं? नहीं प्राची, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी बातों से लगता है कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो है तुम्हारी बातों में। हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम कहो तो किसी विद्वान पंडित को बुलाकर घर में शुद्धि हवन कराएं, किसी तांत्रिक या ओझा का सहारा लें, और अगर तुम कहो तो इन मामलों में एक्सपर्ट किसी डॉक्टर से मिलें। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर थपलियाल का फ़ोन आ गया। हेलो, हाँ मिस्टर थपलियाल, क्या हमें थाने आना है? लेकिन तभी उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। चिराग ने कहा, शायद थपलियाल हमें थाने बुला रहे हैं। ठीक है, चलो थाने। आज मैं अवश्य थाने में कन्फेशन करूँगी। मैं दो पार्टों के बीच नहीं पिसना चाहती। वो लोग थाने जाने के लिए तैयार होने लगे कि फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। इंस्पेक्टर थपलियाल ने बताया, उस केस के संबंध में कोई बात नहीं है। उसके स्वर में चिंता और दुख की झलक थी। सर, मेरा बेटा विक्की बहुत बीमार है। रानीखेत के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अब तो बस आप लोगों का ही सहारा है। मेरे बेटे को 104 बुखार है और उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द है। उसे सुबह खून की उल्टी भी हुई थी। अब आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आ जाइए। डॉक्टर चिराग ने कहा, देखिए आप बिल्कुल मत घबराइए। जितनी जल्दी हो सके आप बच्चे को लेकर अस्पताल आ जाइए, क्योंकि हमें उसे ड्रिप चढ़ानी होगी और दूसरी डॉक्टरी उपकरणों से उसकी चेकिंग करनी होगी। शायद कैट स्कैन भी करना पड़े, तो वो तो सब यहीं पे संभव है। हम लोग 5 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे। आप बच्चे को लेकर तुरंत आ जाइए। विक्की के आते ही डॉक्टर चिराग ने उसको ड्रिप लगा दी। उसका अच्छी तरह से चेकअप किया, विक्की का ब्लड टेस्ट के लिए दिया और पैथोलॉजिस्ट से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। चिराग ने विक्की का कैट स्कैन भी किया। विक्की की बेहोशी टूट नहीं रही थी। जैसे ही डॉक्टर अपने चैम्बर में आए, थपलियाल ने व्यग्र होकर पूछा, कैसा है विक्की? क्या हुआ है उसे? आप धीरज रखें, विक्की बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे मस्तिष्क ज्वर यानी मेनिंजाइटिस है, लेकिन आप उसे सही समय पर अस्पताल ले आए हैं। सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद जब विक्की पूरी तरह से होश में आ गया तो इंस्पेक्टर थपलियाल अपने बेटे को घर ले जाने लगे। कृतज्ञतावश थपलियाल ने डॉक्टर चिराग और प्राची को भारी रकम देनी चाहिए। डॉक्टर प्राची और चिराग ने आदर सहित उनकी रकम लौटा दी। हमें अस्पताल से बहुत अच्छी सैलरी मिलती है सर। विक्की ठीक हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद सर। अगर मैं कभी आप लोगों के कुछ काम आया तो मैं उसे अपने लिए सौभाग्य मानूंगा। प्राची ने नौकरों से जब स्टोर रूम खुलवाया तो उसने देखा स्टोर रूम धूल से अटा हुआ है। चारों ओर जाले ही जाले थे। स्टोर रूम के खुलते ही धूल का एक गुब्बार आया और उसी के साथ बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकले, जिन्हें देख के प्राची बुरी तरह से घबरा गई। प्राची चेहरे को हाथ से ढककर दूर हट गई। स्टोर रूम बिल्कुल भुतहा लग रहा था। वहाँ एक सूटकेस रखा था जो काफ़ी भारी लग रहा था। उसे झाड़कर प्राची ने खोला। उसमें ऊपर एक बुक रखी थी जिसका नाम था अस्तित्व। उसमें और भी सामान था। एक शेविंग किट दिखाई दिया जिसमें से एक लंबी सी उंगली
जो सामान्य से काफ़ी बड़ी थी, दिखाई दी। उसे देखते ही प्राची सहम सी गई। उसने डर के मारे तुरंत सूटकेस को बंद कर दिया और स्टोर रूम से बाहर आ गई। टुक टुक के स्कूल से तभी एक फ़ोन आया। चंद्रा मैडम ने कहा, प्लीज़ मैडम, आप टुक टुक को आकर ले जाइए। कुछ विशेष कारणों से आज स्कूल को बंद करना पड़ रहा है। प्राची ने नौकरों से कहा, स्टोर रूम की अच्छी तरह से सफाई और धुलाई कर दो। अचानक आज टुक टुक के स्कूल की छुट्टी हो गई है। शायद कुछ हो गया है स्कूल में। मैं टुक टुक को लेने जा रही हूँ। स्कूल से ज़्यादातर बच्चों को उनके अभिभावक ले जा चुके थे। जब प्राची स्कूल पहुँची तो वहाँ गिनती के 2-4 ही बच्चे थे। स्कूल मैनेजमेंट ने बताया, इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स भी आने वाले हैं। सिर्फ विशु की मम्मी अलका को हम सूचित नहीं कर पा रहे हैं। उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। वैसे इनकी मम्मी काफ़ी बीमार भी रहती हैं। विशु एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था जो टुक टुक के पास ही खड़ा था। टुक टुक ने प्राची से कहा, मम्मा, विष्णु को अपने साथ ले चलो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्राची ने वहाँ उपस्थित इंचार्ज मैम से कहा, मैम, क्या मैं विशु को अपने साथ ले जा सकती हूँ? जब विशु की मम्मा आएंगी तब वो विशु को हमारे घर से ले जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर साहिबा, आपको कौन नहीं जानता? और फिर आपका मकान तो स्कूल के सामने ही है। वैसे भी इन बच्चों की ट्रांसपोर्ट 3 घंटे बाद आएगी, तब तक ये वहाँ टुक टुक के साथ खेल लेगा। प्राची दोनों को अपने घर ले आई और खाने के लिए ढेर सारी चॉकलेट और टॉफ़ी दी। दोनों बच्चे खेलने लगे। 3 घंटे के बाद अचानक एक सभ्य सी महिला जोर जोर से उनके दरवाजे को पीटने लगी। प्राची ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो देखा एक सुंदर सी महिला परेशान सी हांफती हुई खड़ी है। वो महिला अटकते हुए बोली, क्या क्या विशु आपके यहाँ है? तभी उसने देखा टुक टुक और विशु खेल रहे हैं। उसने दौड़कर विशु को अपनी गोद में ले लिया और प्यार करने लगी। आपका नाम अलका है ना? बहुत प्यार करती हैं आप अपने बच्चे को। आइए बैठिए। बैठते हुए अलका ने कहा, बस यही तो है मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, लेकिन न जाने कब मैं इसे छोड़कर चल दूंगी, ये मुझे भी पता नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या हुआ है आपको? और विशु के डैडी अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे डॉक्टर से जवाब दे दिया है, कोई भी दिन, कोई भी घड़ी मेरे जीवन की अंतिम घड़ी हो सकती है। ऐसी क्या बीमारी है आपको इसका इलाज संभव नहीं है? जी, मैंने यहाँ देहरादून और यहाँ तक कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी चेकअप करवाया है। सबने एक ही जवाब दिया, आप चंद दिनों की मेहमान हैं। ये सोचकर कि मेरे बाद विशु का क्या होगा, मुझे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती। डॉक्टर से बताया है दिल की बीमारी चलते आप चंद दिनों की मेहमान हैं। देखिए, आप मेरी हम उम्र है। टुक टुक का तो विशु बेस्ट फ्रेंड है, क्यों ना हम और आप भी मित्र बन जाए। जहाँ तक आपने कहा विशु का क्या होगा, उसकी तो आप चिंता छोड़ दीजिए। वो नीली छतरी वाला सबकी खोज खबर रखता है। जो स्क्रिप्ट उससे आपकी लिखी है उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप अपनी तमाम रिपोर्ट लेकर अस्पताल आ जाएं। कहते हैं कि जहाँ तलवार काम नहीं करती वहाँ कभी कभी छोटी सी सुई काम कर जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी बातों से मुझे बहुत संबल मिला है। नहीं मालूम, हो सकता है भगवान ने आपको माना गाँव मेरी खातिर ही भेजा हो। लेकिन मैडम, मेरे सामने एक समस्या है। विशु का क्या होगा? वो कहाँ रहेगा? क्योंकि हो सकता है मुझे अस्पताल 1-2 दिन रुकना पड़े। अलका, विशु की तो तुम चिंता ही मत करो। जब फ्रेंड बनाया है तो उसे निभाएंगे भी।
विशु और कहीं नहीं, टुट्टू के साथ हमारे घर पर ही रहेगा। चाय पीकर अलका और विशु वहाँ से जाने लगे। तभी घर की चौखट पर पहुँचते ही अलका ठिठक कर एक पल के लिए रुक गई। क्या हुआ अलका, कुछ भूल गई हो क्या? कुछ नहीं मैडम, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। कह के अलका प्राची को बाय बाय करते हुए वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद सारी रिपोर्ट्स लेकर अलका अस्पताल आ गई। डॉक्टर्स ने उसको थॉरो चेकअप किया तो पाया कि उसका हृदय केवल 25% ही कार्य कर रहा है। सभी डॉक्टर्स ने मीटिंग में यह निष्कर्ष निकाला कि हार्ट प्रत्यारोपण के सिवा अलका के जीवन को बचाने के लिए दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हार्ट डोनर मिलेगा कहाँ? हार्ट का प्रत्यारोपण क्या मेहता फाउंडेशन के इस अस्पताल में संभव है? ऐसे ही अनेकों सवाल डॉक्टर्स के सम्मुख आते रहे और वह लोग हार्ट प्रत्यारोपण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते रहे। प्राची जब अलका के रूम में आई तो अलका ने पूछा, क्या रहा मैम, कोई रास्ता नहीं है ना? ऐसा क्यों सोचती हो अलका? रास्ता क्यों नहीं है? रास्ते को निकलना ही होगा। फिलहाल तो तुम ये दवाइयाँ समय से लेती रहो और बाकी चिंता हम पर छोड़ दो। उस शाम प्राची चिराग से अलका का केस डिस्कस करने लगी। उसने चिराग से कहा, देखो कितना मासूम लग रहा है सोता हुआ विशु। मुश्किल से 5 साल का होगा। अभी इसकी उम्र ही क्या है जो इतनी छोटी सी उम्र में उसके माँ बाप का साया उड़ जाए। चिराग, क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन अंतिम शब्द का प्रयोग तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि आने वाली काली अमावस की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। तुम मेरा दिल अलका को दे देना। क्या बकवास लगा रही हो तुम? ऐसी बातें भूल कर भी मत करो, मुझे दुख होता है। मैं सही कह रही हूँ चिराग, तुम नहीं मान रहे हो, लेकिन ये सच है। हमारा साथ इस अमावस्या की रात तक का ही है। वह साया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चिराग ने प्राची के मुंह पर हाथ धरते हुए कहा, तुम्हें मेरी कसम जो भविष्य में कभी ऐसी बात की, जिन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं होता, तुम उन्हें लेकर क्यों परेशान हो? अस्तित्व होता है चिराग, पर तुम नहीं समझोगे। तो ये बुक पढ़ो। ये बुक अमन की पत्नी पलक ने लिखी है, जो मुझे स्टोर रूम से मिली है। किताब में लिखा एक एक शब्द सच है। तुम बस इतना ही पढ़ लो जो मैंने अंडरलाइन किया है। ये कहकर प्राची ने बुक चिराग के हाथ में दे दी। पुस्तक का नाम था अस्तित्व। चिराग, जरा जोर से पढ़ो ताकि मुझे भी सुनाई दे। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिसे देखकर तुम्हें पक्का विश्वास हो जाएगा कि भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। वैसे साइंटिफिकली भी यह कहा जाता है कि कुछ भी चीज़ पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा सकती, बस उसकी परिणति परिवर्तित हो जाती है। किताब को उलट पलट कर देखने के बाद चिराग पढ़ने लगा। भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। मैंने उनको बहुत निकट से देखा है, महसूस किया है, उनसे बातें की है, यहाँ तक कि मेरे जिस्म में भी रूह ने पनाह ली थी। जिस व्यक्ति की अचानक किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है या किसी का अचानक खून कर दिया जाता है, तो वो अपनी अधूरी अभिलाषा की प्राप्ति के लिए चिता की आग में जलने के बाद भी मरते नहीं हैं। उनका शरीर तो जल जाता है, लेकिन रूह बदला लेने के लिए भटकती रहती है। जब तक वह अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, उसे चैन नहीं मिलता। रूह अमावस की काली भयानक रात को परम शक्तिशाली हो जाती है और अपना ध्येय प्राप्त करके प्रेत योनि प्राप्त कर लेती है। वहीं उनमें से कुछ अच्छी आत्मा मोक्ष पा जाती हैं,
जो रूह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाती वो पीपल या वट वृक्ष पर सदियों तक लटकी रहती हैं। अरे क्या है ये? मेरी आज नाइट ड्यूटी है। अस्पताल जाने से पहले मुझे क्यों डरा रही हो? मैं तुम्हारी बात मान तो गया, भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। चिराग, आगे पढ़ो। अरे तुम ही बता दो ना यार, ये क्या रात को भूत पुलिस खिलवा रही हो? ध्यान से देखो चिराग। चिराग, इस मकान के पिछले ओनर अमन की पत्नी एक डेमोलॉजिस्ट थी, मतलब भूत प्रेत विशेषज्ञ। ध्यान से देखो इस स्टोर को, जो कि बाद में अमन व पलक ने बनवाया है। इस स्टोर का पूरा डिज़ाइन, इसकी एक एक ईंट उन्होंने लगवाई है ताकि वो भटकती आत्माओं से रूबरू हो सके। सरल भाषा में कहूँ, ये घर नहीं है, ये भूत प्रेतों का रेस्ट हाउस है। जिन भूत प्रेतों को जन्नत नसीब नहीं होती उन्हें इस घर में पनाह मिल जाती है। कहते कहते प्राची डर से कांपने लगी। इसलिए वो भूत मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। तो अब क्या चाहती हो? यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लें और खाना बदोश बन जाएं? नहीं चिराग, तुम मान नहीं रहे हो, तुम व्यंग कर रहे हो। कोई बात नहीं, आने वाली अमावस्या की रात को मान जाओगे, जब तुम्हारी प्राची तुमसे दूर, बहुत दूर चली जाएगी। मत बोलो ऐसा। एक तरफ उम्र भर साथ निभाने की बात करती हो और दूसरी तरफ दिल तोड़ रही हो। चलो तुम भी मेरे साथ अस्पताल चलो। अगले रोज अस्पताल में 12 बजे के लगभग चिराग ने प्राची से कहा, प्राची, एक अच्छी खबर है। दिल्ली में हार्ट डोनेट करने के लिए एक डोनर मिल गया है। उसके स्पेसिफिकेशंस अलका से मेल खाते हैं। दूसरी बात, 12 तारीख को मुझे सेमिनार अटेंड करने दिल्ली जाना है। अगर भगवान ने चाहा तो लौटते समय मैं डोनर हार्ट लेकर ही आऊँगा। फिर तुम्हें अपना दिल मेरे सिवा किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। चिराग के जाने के बाद प्राची को लगा जैसे अब वो अकेली रह गई है। दूर दूर तक उसका साथ देने वाला, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। एक तरफ पुलिस तो दूसरी ओर प्रेतात्मा का भय उसे अंदर ही अंदर खोखला बनाए दे रहा था। हर समय उसे प्रतीत हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसे लग रहा था कि जीवन का कोई भी पल उसका अंतिम पल हो सकता है। पर्दा हटा दी तो भयानक भयानक चेहरे बाहर उसे मंडराते हुए दिखाई देते थे। घर के दरो दीवार वहाँ किसी और के होने की पुष्टि कर रहे थे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर उसने अपने आप को उस वीरान मकान में तन्हा अकेला पाया। वो तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो गई। नर्सों, डॉक्टर के बीच उसे थोड़ा संबल सा मिला। वो अलका के रूम में आई, जहां अलका को ऑक्सीजन मास्क लगाकर मशीनों की निगरानी में रखा गया था। प्राची ने अलका का मास्क हटा दिया और पूछा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ, थोड़ा शरीर में सीने के पास दर्द है और सांस लेने में कठिनाई हो रही है। अलका, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तुम एक बार फिर पहले की तरह ही सुविधाजनक ज़िंदगी बिताओगी। तुम्हारे हस्बैंड क्या करते थे वैसे? जी, वो रानीखेत के सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर थे। तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग करा दूँगी और इसी अस्पताल में नौकरी दिलवा दूँगी। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आपने मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है जो मैं कभी भी नहीं भुला सकती। अरे, विशु भी तो मेरा ही बेटा है। मैं उसमें और टुक टुक में कोई अंतर नहीं मानती। और हाँ, मैं आज तुमसे ये वादा भी करती हूँ कि अगर 1% तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं उसे टुक टुक की तरह ही उच्च शिक्षा दिलाऊंगी
और उसका पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं चलती हूँ, दूसरे मरीजों को भी देखना है। रात को 8 बजे प्राची अस्पताल से घर के लिए चल दी। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई और चल रहा है। पेड़ों से गिरे हुए पत्ते जो अब सूख गए थे चर्र चर्र की आवाज़ कर रहे थे। अस्पताल से घर मात्र 1 फरलांग था, लेकिन उसे यह दूरी भी काफ़ी लग रही थी। बीच बीच में उसके रुक जाने पर भी चर चर की आवाज़ आ रही थी। मतलब वो साया उसका पीछा कर रहा है। दूर जंगल से जंगली जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अचानक उसके हाथ को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। प्राची को लग रहा था कि उन हाथों में हड्डियां ही हड्डियां हैं। प्राची सिर से लेकर पांव तक कांप गई। उसकी पूरी शक्ति लगा देने के बाद भी शिकंजा कसता जा रहा था। वो अपनी गर्दन पर गर्म गर्म सांसें महसूस कर रही थी। प्राची अपनी सुध-बुध खोती जा रही थी। वो गिरकर वहीं बेहोश हो गई। काफ़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर और नर्स उसे घेरे हुए थे। डॉक्टर पंथ ने पूछा, क्या हो गया था मैडम? आपके हाथ पैर पर ये निशान कैसे हैं? मुझे नहीं पता डॉक्टर, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मुझे बस घर तक पहुँचवा दीजिए, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। 16 तारीख को काम करने आई मेड ने कहा, मैडम आज अमावस्या है, कुछ खास बनाना है क्या? अमावस का जिक्र सुनते ही प्राची के शरीर में एक बिजली सी कौंध गई। दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, ऐसा टुक और विशु से पूछ लो, मुझे तो कुछ खास भूख नहीं है। अगर भूख लगी तो अस्पताल में ही खा लूँगी। मेम साहब अपने साथ छतरी लेकर जाइएगा, सुबह से ही काले बादल मंडराने लगे हैं, लगता है तेज बारिश होगी। प्राची ने तुरंत गूगल किया। उसके अनुसार भी तेज हवाएं चलेंगी। शाम तक ओले और तेज बारिश पड़ने की संभावना थी। रात 8 बजे तूफान आने की भी चेतावनी दी गई थी। प्राची ने चिराग को फ़ोन लगाया। कैसे हो तुम? क्या अभी दिल्ली में ही हो? नहीं प्राची, हम लोग डोनर हार्ट लेकर एम्बुलेंस में दिल्ली से निकल लिए हैं। हम लोग माना गांव 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। तुम कैसी हो? इन 2-3 दिनों में उस साई ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? कोई विशेष नहीं चिराग, लेकिन आज अमावस्या है, जब रूह अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। सुबह से ही मौसम खराब है। गूगल ने शाम को तूफान आने की भी चेतावनी दी है। मेरी छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखना, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा प्राची तुम्हें। तुम निष्पाप, निर्दोष और एक पवित्र आत्मा हो। बुरी से बुरी स्पिरिट भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मेरे दिल की तमन्ना तो यही है चिराग। मेरे मन में एक निश्चय है कि जब तक मैं अलका का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर लेती, तब तक मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। एक बच्चा अनाथ होने से बच जाएगा, उसे नई जिंदगी मिल जाएगी। फिर मेरा चाहे जो भी अंजाम हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम जल्दी से आ जाओ। अब अलका की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है। हमने उसे वेंटिलेटर पर रखा है। कुछ उदास होते हुए प्राची ने फ़ोन काट दिया। वो थोड़ा भारी मन से बच्चों को प्यार करके घर से बाहर आ गई। उसने देखा तारों के उस पार कुछ जंगली जानवर विचित्र विचित्र आवाज़ें निकाल रहे थे। कुछ उल्लू शाख पर बैठे अपनी गोल गोल निगाहों से उसे घूर रहे थे। अस्पताल आकर सबसे पहले उसने अलका को देखा। अलका वेंटिलेटर पर शांत पड़ी थी। वहाँ से निकलकर वो अपने रूम की तरफ आई। उसे लगा उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने कमरे में आकर देखा
तो उसने पाया उसकी रिवॉल्विंग चेयर अपने आप हल्का हल्का घूम रही थी। उसे लगा उसके बैठने से पहले ही कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया है। वो बैठी नहीं, खड़े खड़े ही रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करके मीटिंग रूम में सभी डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाने को कहा। उसने देखा पेपर वेट, पेन स्टैंड और अन्य दूसरे ऑब्जेक्ट्स अपने आप ही इधर उधर सरक रहे थे। प्राची खासी डर सी गई थी और तुरंत अपने रूम से बाहर निकल आई। मीटिंग में एक दो अन्य केसेस के अलावा मुख्य रूप से अलका का केस डिस्कस हुआ। सभी डॉक्टर्स ने एक मत होकर माना कि अलका की हालत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। वो केवल वेंटिलेटर के कारण ही जीवित है। वेंटिलेटर के हटाते ही उसकी मौत हो जाएगी। प्राची ने सभी को बताया, हमें किसी भी तरह से शाम तक अलका को जीवित रखना है। चिराग दिल्ली से डोनर हार्ट लेकर चल दिए हैं और शाम 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। एक दूसरी समस्या हम लोगों के सामने ब्लड की भी आने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन में बहुत अधिक ब्लड की आवश्यकता पड़ने वाली है। आज मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। अलका के ऑपरेशन में मैं अपने जी जान लगा दूंगी। बाकी सफलता और असफलता देने वाला तो ईश्वर है। नारायण मेहता ने कहा, ऑपरेशन के लिए आपको कोई विशेष आवश्यकता है क्या? नहीं सर, सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। आप तो केवल मैट्रिन शीला को ऑपरेशन के समय अवेलेबल करा दें, यही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी मैं और चिराग देख लेंगे। उसी समय इंस्पेक्टर थपलियाल का फ़ोन प्राची को आ गया। प्राची ने कांपते हाथों अपने मोबाइल को कान से लगाया। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। क्या आप थाने आ सकती हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ लेकर आइएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा एक मरीज बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर आप मुझे आज स्पेयर कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आज आप अपने मरीज की जान बचा लीजिए। मीटिंग किसी और दिन रख लेंगे। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप मेरी इस काम में सहायता कर सकते हैं। मरीज़ के ऑपरेशन में मुझे बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका कोई जानने वाला इसमें हमारी मदद कर दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा और कम से कम 2-3 लोगों को तो अवश्य ही अस्पताल ब्लड डोनेशन के लिए भेज दूंगा। वक्त का काटा बहुत तेज़ी से चल रहा था। अब शाम होने वाली थी। बाहर तेज हवाएं और बरसात हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। अभी तक चिराग नहीं आया था। प्राची ने चिराग को फ़ोन करके उसकी लोकेशन पूछी। चिराग ने बताया, प्राची सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक रानी खेत के मोड़ पर एक ट्रक पलट गया है, जिसके कारण विलम्ब हो रहा है। वैसे तुम घबराओ नहीं, रास्ता क्लियर होते ही मैं माना गाँव आ जाऊंगा। तुम इतने ऑपरेशन की तैयारी करो। सूरज सुबह से ही अपनी रोशनी लेकर गुम था। बाहर तेज बारिश और ओले गिर रहे थे। तेज हवाएं चल रही थी। चारों ओर अंधेरा था। कभी कभी बिजली चमक कर अपनी रोशनी बिखेर देती थी। 8 बजने ही वाले थे। प्राची कंप्यूटर पर ऑपरेशन से संबंधित वीडियो देख रही थी। एक अमेरिकन डॉक्टर विस्तार से सब कुछ समझा रहा था कि अचानक प्रसारण में अवरोध आ गया। बात करते करते डॉक्टर वीडियो से सीधा प्राची की ओर देखने लगा और बोला, क्यों मारा तुमने बेकसूर आदमी को? क्यों प्राची, क्यों? कहते कहते उसकी आवाज़ बुथा आवाज़ में परिवर्तित होने लगी। साथ ही उसका चेहरा विकृत होने लगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक भुतवा चेहरा आने लगा। ये सब देखकर प्राची अंदर तक सहम गई। डर के मारे वो हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वो भुतवा चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आने लगा। उसके पीछे
लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर उस भूताशाय ने कहा, ये आवाजें सुन रहे हो? इन नरक में आत्माओं के सड़ने और तड़पने की आवाजें हैं। अब शैतान को तुम्हारी प्यास है, मेरे रूह के बदले तुम्हारे रूह। प्राची बुरी तरह से भयभीत हो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्राची ने देखा फर्श पर लाखों कॉकरोच और बिच्छू चल रहे हैं और प्राची पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्राची तेजी से अपने पैर पटकती जा रही थी। वो कूदकर एक स्टूल पर चढ़ गई है। प्राची आंखें मीचकर हाथ जोड़कर कांपती हुई रोने लगी। तभी धीरे धीरे किसी अदृश्य ताकत से प्राची का स्टूल अपने आप हिलने लगा और सीलिंग फैन के नीचे जाकर रुक गया। सीलिंग फैन से एक रस्सी नीचे आने लगी और प्राची की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। उसी समय मैट्रन शीला गेट खोलकर अंदर आ गई और आश्चर्य प्रकट करते हुए बोली, मैडम, स्टूल पर क्यों खड़ी हैं? जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर चिराग डोनर हार्ट लेकर आ गए हैं। सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्राची ने बिना वक्त गंवाए स्टूल से कूदकर गेट की तरफ दौड़ लगा दी। प्राची बहुत तेज़ी से कॉरिडोर में दौड़ रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि साया उसका पीछा कर रहा है। मैट्रन शीला डॉक्टर प्राची की गतिविधियां देखकर हैरान थी। डॉक्टर प्राची को मालूम था कि शीला उस साया को देख नहीं पा रही है। वो तेजी से ऑपरेशन रूम में घुस गई और चिराग से लिपट गई। प्राची, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ चिराग। धन्यवाद, तुम समय से डोनर हार्ट लेकर आ गए। तुम मेरा एक काम और कर दो। अलका को खून की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि तुम यूनिवर्सल डोनर हो। अपना एक बोतल खून और इंस्पेक्टर थपलिया ने जो 2 व्यक्ति भेजे हैं उनका भी खून ले लो और फिर जाकर तुम आराम करो, बहुत थक गए होगे। ऑपरेशन के बीच प्राची ने महसूस किया कि अचानक मैट्रन शीला बेहोश होकर कुर्सी पर गिर गई है। प्राची घबरा गई, अब क्या होगा? लेकिन उसी समय डॉक्टर चिराग मास्क लगाकर उसके पास आकर खड़े हो गए और प्राची की मदद करने लगे। ऑपरेशन 4 घंटे में पूरा हुआ और पैरामीटर बता रहे थे कि ऑपरेशन सफल हुआ है। डॉक्टर प्राची प्रसन्न होकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। उसको स्टाफ और कुछ डॉक्टर्स ने घेर लिया और सफलता की मुबारकबाद देने लगे। प्राची ने एक नर्स से पूछा, डॉक्टर चिराग कहाँ चले गए? उसने बताया, चिराग सर काफ़ी थक गए थे। खून का प्रबंध करके वो थोड़ी देर आराम करने के लिए गेस्ट रूम में लेट गए हैं। प्राची के गेस्ट रूम में जाने से चिराग उठ गया। चिराग ने प्राची का चेहरा देखकर ही अनुमान लगा लिया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन प्राची, आफ्टर ऑल तुमने कर दिखाया। लेकिन ऐन मौके पर अगर तुम आकर मेरी सहायता ना करते तो केस बिगड़ भी सकता था। अचानक मैट्रन शीला के बेहोश होने पर मैं असमंजस में पड़ गई थी। सॉरी, लेकिन मैं तो ऑपरेशन थिएटर में जा ही नहीं पाया। प्राची को हैरत हुई, तो वह कौन था जो ऑपरेशन के समय उसकी मदद कर रहा था? वो तेजी से अपने रूम में आई। अब सब कुछ शांत था। तूफान खत्म हो चुका था। वर्षा बंद हो गई थी। अगले कुछ रोज प्राची डर से प्रतीक्षा करती रही कि वो साया फिर से आएगा, पर कोई नहीं आया। ना ही उसे ऐसा लगा कोई रात में या दिन में उसका पीछा कर रहा है। 30 दिन की लगातार नर्सिंग स्टाफ की देखभाल से अलका बिल्कुल ठीक हो गई। एक शाम अलका प्राची और चिराग के साथ उनके घर पर चाय पी रही थी। शाम ढलने को थी। टुक टुक और विशु बाहर खेल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ दिन पहले आई आंधी में तारों की बाड़ टूट चुकी है, जिसमें से 20 के करीब हिंसक भेड़िए शिकार करने के लिए अंदर आ गए। भेड़िए की आवाज़ सुनकर बच्चे जोर जोर से चीखने लगे, रोने लगे।
प्राची, अलका और चिराग दौड़ते हुए बाहर आए, लेकिन इतने हिंसक जानवरों के सामने उनका कोई बस नहीं था। भेड़ियों की लाल लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। दौड़कर प्राची ने टुक और विशु को अपनी गोद में ले लिया। भेड़िए गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। हिंसक भेड़ियों ने न जाने ऐसा क्या देखा कि वो दुम दबाकर तेजी से जंगल की ओर भाग गए। प्राची और चिराग ने एक दूसरे को देखा। प्राची ने देखा अलका की आंखों में अनायास ही आंसू आ गए हैं। क्या हुआ अलका? रो मत, बच्चे सुरक्षित हैं। अलका के कंधे पर हाथ रखते हुए प्राची बोली, नहीं प्राची मैम, ये बात नहीं है। न जाने क्यों जब जब मैं आपके घर आती हूँ मुझे कुछ अजीब सी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है इन हवाओं में कुछ जानी पहचानी सी महक है, लेकिन आज तक मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या चीज़ है। लेकिन आज मैं समझ गई हूँ मैडम। अपने आंसुओं को पूछते हुए अलका हल्का हल्का हंसने ही लगी। क्या बात है अलका? अब तक चिराग भी उनके पास आ गया था। प्राची मैम, आप यकीन नहीं करेंगी, आज आपके लॉन में मैंने मेरे मिलन को देखा, मेरे पति को। उनकी कुछ दिन पहले झरने से गिरकर मृत्यु हो गई थी। पुलिस वाले कहते हैं उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन मैं जानती हूँ मैडम, मेरा मिलन शराब को हाथ में नहीं लगाता था। कहते कहते अलका रोने लगी। प्राची के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसने चिराग की ओर देखा। अब चिराग भी आत्मा के अस्तित्व पर यकीन करने लगा था। अब उन्हें समझ में आया कि क्यों उस साय ने प्राची को छोड़ दिया। उस साय ने ही शायद अलका के ऑपरेशन में मदद की थी। वो साया अलका का पति ही था। अलका ने बताया था कि उसका पति मिलन एक कंपाउंडर था। प्राची की आंखों में आंसू आ गए थे। वो चुपचाप अलका के निकट आ गई और उसे गले से लगा लिया। दोनों रोने लगी। अलका को समझ नहीं आ रहा था कि प्राची क्यों रो रही है, लेकिन प्राची तो अपने आंसुओं से प्रायश्चित कर रही थी। चिराग प्राची के निकट आया। मुझे माफ कर दो प्राची, जब तुम भयानक संकट से गुजर रही थी तब मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। आज जान गया हूं कि तुम और पलक सही थे। भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। आओ अलका को उसके घर छोड़ाते हैं। वो लोग अलका और विशु को छोड़ने अपनी गाड़ी से रानीखेत आए। करीब 2 महीनों से घर बंद पड़ा था। अलका ने दरवाज़ा खोला। चिराग और प्राची ने मेज पर एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर मिलन की थी। अब वो दोनों समझ गए थे कि क्यों उस साय ने उनकी मदद की। बाहर आकर दोनों अपनी गाड़ी की ओर बढ़े कि उन्होंने देखा इंस्पेक्टर थपलियाल की जीप आ गई। थपलियाल ने जीप से उतरकर दोनों को नमस्ते की। उन्होंने प्राची से पूछा, आपका मोबाइल कहीं खो गया है क्या? जी जी जी। कौन सी कंपनी का मोबाइल था आपका? जी जी, एप्पल कंपनी का। कहाँ खो गया था? मेरा मतलब है कि कहीं बाजार में गिर गया था। सच को न छुपाते हुए प्राची ने कहा, जी मेरा मोबाइल झरने के पास झील में गिर गया था। एप्पल का ये फ़ोन हमें झरने के नीचे एक चट्टान पर पड़ा मिला था, और क्योंकि ये काम कर रहा था तो हमने इसे खोल कर देखा, और आप तीनों की तस्वीर देखकर मैं समझ गया कि यह आप लोग का ही फ़ोन है। प्राची ने फ़ोन लेते हुए कहा, थैंक्स सर, मैं मिलन के केस के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। प्राची की बात को बीच में ही काटते हुए इंस्पेक्टर थपलियाल ने कहा, मैडम हमने पूरी असलियत जान ली है। हमें मालूम है कि कौन गाड़ी चला रहा था
और कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। हमें ये भी मालूम है कि बाइक की हेडलाइट्स खराब थीं। हमें मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स में बल्ब ही नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर ज़िंदगी देता है। न जाने कितनी ज़िंदगी आप लोगों ने बचाई होंगी। एक तरफ अगर आपने मिलन की ज़िंदगी छीनी है तो दूसरी ओर उसकी वाइफ अलका को एक नई ज़िंदगी दी है। अलका के बेटे की पढ़ाई को स्पॉन्सर किया है, मेरे बेटे की जान बचाई है। इसलिए आप अपराध बोझ से मुक्त हो जाइए। निश्चिंत होकर रानीखेत और माना गांव के लोगों की सेवा कीजिए। यहाँ आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। अब रात होने लगी है, आप लोग घर जाइए। आपकी बातों से मेरे मन को बहुत शांति मिली है इंस्पेक्टर साहब। एक बोझ जो मेरे दिल पर था उससे छुटकारा मिला है आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। रास्ते में प्राची ने हंसते हुए कहा, चिराग, सुनसान रास्ता है, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहो तो मैं चलाऊं गाड़ी? दोनों ने एक दूसरे को देखा। मुस्कुराते हुए चिराग ने कहा, क्यों, क्या स्थिति पार्ट 2 बनानी है? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।